हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से जो आपका सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर में भी, बहुविकल्पी प्रश्न में भी और बाकी बड़े प्रश्न में भी। हर एक चीज़ को मैंने बहुत आसानी के साथ, एनिमेशन के साथ, चित्र की सहायता से और साधारण और एकदम आसान भाषा में समझाया है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हम बाद में बच्चों भूल जाते हो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अगर आपको ऐसे वीडियो लगातार चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर पे आ जाते हैं। कुछ नए नए शब्द आएंगे, नए नए वर्ड्स आएंगे, उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा सिंपल भाषा में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ याद रखने योग्य जो बातें हैं। ठीक है, हमें इन बातों को ना ध्यान में रखना हो, जैसे कि ये राष्ट्र, कि भाई राष्ट्र क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्र की जो डेफिनेशन होती है बच्चों वो ये होती है, फ्रांसीसी दार्शनिक जो अर्नेस्ट रेनर थे। ठीक है, दार्शनिक क्या होता है, जो जिनके सभी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं ना, उन्हें दार्शनिक कहा जाता है। जो अर्नेस्ट रेनर है ना, उनके अनुसार क्या है कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा होगी, वहाँ के नस्ल जो धर्म है वो एक जैसे होगी, तो उसे हम वो राष्ट्र कहते हैं। तो ये होती है राष्ट्र की परिभाषा। राष्ट्र क्या होती है? ठीक है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक जो राष्ट्र का निर्माण होता है ना, वो ऐसे ही नहीं बनता, कई सारे उसको त्याग देने पड़ते हैं। जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो कई सारे वीर पुरुष, ठीक है, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। आज उनके कारण हमें आज़ादी मिल पाई है। ठीक है, तो उनके प्रयास, त्याग, निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। अगला आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्र हम जान चुके हैं भैया, राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या होता है बच्चों, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जो रखता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, जैसे हम भारत के वासी हैं ना, अगर हमें भारत से प्यार है, होना चाहिए, ठीक है, तो हम राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं। जो नहीं है वो तो इस देश में रहने के लायक नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना होना बहुत अच्छी बात है। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, ठीक है, हमारे में इस चीज़ का गुण है, हम क्या रहते हैं, हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, विभिन्न विभिन्न भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रवाद की पहचान है। ठीक है, उदारवाद क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है दयालुता। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। तो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का अभिप्राय है व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। ठीक है, व्यक्ति को आज़ादी मिले और समान अधिकार मिले कानून के प्रति, तो ये होता है उदारवाद। ये नहीं कि भाई जो अमीर है उसके लिए अलग कानून है, जो गरीब है उसके लिए अलग कानून नहीं, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निरंकुशवाद, कि भैया निरंकुशवाद क्या होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये चैप्टर के अंदर आएंगे और आपको पता ही नहीं है इन वर्ड्स का मतलब, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना। तो निरंकुशवाद क्या होता है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, कोई अंकुश नहीं, जो जैसा कर रहा है करने दो, तो ये होता निरंकुशवाद। ठीक है, अगला आता है साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसमें एक महत्वाकांक्षी देश सैन्य बल के साथ साथ शक्ति के अन्य साधनों का प्रयोग कर अन्य देशों, क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ और मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है, पावर है, तो वो क्या करेगा, मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये मेरी जगह है, ठीक है, इस पर कब्जा करो, जैसा चीन करता है। ठीक है, तो ये होता है साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है वो। ठीक है, अगला रूमानीवाद क्या होता है। रूमानीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रवादी भावना का विकास संस्कृति के द्वारा करना चाहता है।
ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा को बनाना चाहते हैं किसके द्वारा? संस्कृति के द्वारा। इस विचारधारा को मानने वाले तर्क वितर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं और संस्कृति पर जोर देते हैं। इसमें कला, काव्य, कहानियाँ, लोक कथाएं, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार किया जाता है। तो ये होता है रोमानीवाद, जिसमें कला के माध्यम से, है ना, संगीत के माध्यम से अपने संस्कृति का प्रसार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये जो चित्र मैंने दिखा है ना, ये लिबर्टी लोगों का नेतृत्व करती हुई एक महिला दिख रही है आपको, ठीक है, इस चित्र में। अब आओ, नारीवाद क्या होता है? नारीवाद क्या होता है? पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। जो अधिकार पुरुषों को मिलते हैं, समान अधिकार नारी को जब मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है नारीवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? पुरानी विचारधाराओं को रखना। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवाद कहा जाता है। ठीक है, पुराने चीज़ों पे वही चलना है, नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है ना, पुरानी धारणाओं के प्रति चलना है, तो ये होता है रूढ़िवाद। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह आप देख सकते हैं, ये वोट देना लोगों का, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे आपका एक कॉलोनी है, वहाँ से 2 लोग खड़े हो गए कि मुझे मेंबर बना दो, मुझे अध्यक्ष बना दो, तो आप जाओगे, वोट करोगे कि भाई इसे देना चाहिए, इसे देना चाहिए। चुनने या ना चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है जनमत संग्रह। ठीक है, वो क्या हो जाती है? जनमत संग्रह। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है यूटोपिया, कल्पनावाद का दर्शन। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है? देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है, उसका साकार होना, उसका बढ़ना, ठीक है, क्या होता है? असंभव सा हो जाता था, उसे कहा जाता है। अगला आता है जुंकर्स क्या होते हैं? जुंकर्स कुछ अजीब सा वर्ड है, तो ये क्या होता है जुंकर्स? प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। बड़े बड़े जमींदार, प्रशा के लोग जहाँ शामिल थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? जुंकर्स। ठीक है, देखिए 1848 में ये जो है ना, ये फ्रेडरिक सायरिव है। ठीक है, फ्रेंच के एक कलाकार हैं, उन्होंने क्या बनाया था, उनके द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चित्र आपके सामने आ चुके हैं। देखो, आइए इनमें से एक चित्र पर हम विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? ये देखो, ये चित्र जो आ गया ना, अब इस चित्र को आप ध्यान से देखना। मैंने कहा था जो भी चीज़ सिखाऊंगा चित्र और बाकी चीज़ों की मदद से सिखाऊंगा। ठीक है, चित्र को पहले आप देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, ये हमारे यीशु मसीह हैं, ये एक मूर्ति है ना, ये सब लोग हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिखेगा? ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, उसके बाद ये उसके हाथों में क्या है? ज्ञान की मशाल, एक मशाल है, उसे ज्ञान की मशाल कहा जाता है। उसके बाद अधिकारों का घोषणा पत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर भगवान, ठीक है, भगवान ईसा मसीह और अन्य फरिश्ते को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं, ये। ठीक है, यहाँ पर तो इतना सब चीज़ आपको देखने को मिला। देखो, यहाँ क्या होता है? सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये देख रहे हो, ये सारे लोग। उसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जो क्रांतिकारी होते थे ना, जैसे आप खुद ही सोच लो, जो हम भारत के निवासी हैं तो हम भारत माता को मानते हैं, है ना, भारत माता। तो हर देश, है ना, जो देश की
प्रतिमा होती है ना, उसको एक नारी के साथ जोड़ रहे थे, ठीक है, और उसका रूप मान रहे थे और उसको ही लेके अपने अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न कर रहे थे। सारे ये जो चीज़ है ना, ये कलाकारों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख रहे हैं, महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है। जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग अलग अलग देश का झंडा लिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जिसके झंडे का रंग काला, लाल और सुनहरा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्र में उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक देने के लिए किया जा रहा है। यह चित्र मात्र एक कल्पना दर्श था, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये चित्र बनाया गया था, ठीक है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हुई थी 1789 में। अब एक एक करके मैं वर्णन भी करूंगा आगे में। उसके बाद कौन सी क्रांति हुई? उसके बाद आपकी जो क्रांति हुई वो हुई नागरिक संहिता, जो 1804 में हुई। उसके बाद जो क्रांति हुई वो हुई वीना की संधि, जो कि 1815 में हुई। उसके बाद जो संधि हुई वो हुई उदारवादियों की क्रांति, जो कि 1848 में हुई। और उसके बाद जो हुआ जर्मनी का एकीकरण, जो कि 1866 से 1871 तक चलता रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। और उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ, जो कि 1859 से 1871 तक चला। ये सारी क्रांतियाँ हुई। मेन आप सोच रहे हैं सर ये राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये क्यों पनपा? तो देखो क्या कारण थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। निरंकुश शासन व्यवस्था, जो लोग शासन कर रहे थे ना, वो उन पर कोई उनका अंकुश नहीं था, मतलब रोक टोक नहीं थी, जो मन में आया कर रहे थे। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ थी। उसके बाद उदारवादी विचारों का प्रसार, लोग सोच रहे थे कि हमें भी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना, सबके लिए नियम कानून समान होने चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, कि सभी को आज़ादी मिले, सभी में समानता रहे और सभी एक साथ में भाईचारे के रूप में रहें, ये लड़ाई झगड़ा मार काट ये ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, जो हमारा जो समाज होता है जिसमें मध्य वर्ग होता है ना, गरीब होता है, फिर मध्य वर्ग होता है, फिर अमीर होते हैं, ठीक है। तो मध्य वर्ग जो होता है वो शिक्षित हो, इस पर वो जोर दे रहे थे। और ठीक है, ये सारी चीज़ ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया, ठीक है। यूरोपीय समाज की संरचना कैसी थी 19वीं शताब्दी से पहले, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में बटा था, यूरोपीय समाज। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो उच्च वर्ग था, जिसे हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं, और नंबर दूसरा है निम्न वर्ग, जिसे कृषक वर्ग कहते हैं। कुलीन वर्ग में जिसके पास बहुत सारा धन है, खजाना है, पैसे हैं, है ना। और दूसरा था कृषक वर्ग, जो खेती करता है, किसानी करता है, मजदूरी करता है ना। वो दो वर्ग थे, इन दो वर्गों में ये बटा था। और तीसरा जो था वो है एक नया वर्ग बना था, जो कि था मध्य वर्ग, ठीक है। इस मध्य वर्ग में कौन है? जो आपके जैसे टीचर हो गए, ठीक है, जैसे वो जो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये सब बाद में बने, ये नया वर्ग बना था, ठीक है। तो उच्च कुलीन वर्ग में क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो भाई साहब, ये डांस करवा रहे हैं इनको, है ना, लड़कियों को घुमा रहे हैं मस्त, अपनी लाइफ को बहुत बड़े मज़े से जीते थे, बहुत पैसा था, धन था, लोगों पे लुटाते, अय्याशी करते थे, ठीक है। ये होते थे उच्च कुलीन वर्ग। ये इनमें बहुत कम जनसंख्या के लोग रहते थे, ठीक है, बहुत कम लोग थे, लेकिन पैसा बहुत था। अभी भी ऐसा देखने को मिलता है। उच्च वर्ग और वर्चस्व जमाने वाला होता था, सभी लोगों पर धौंस जमाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ ज़मींदार, यानी कि ढेर सारे खेतों के मालिक होते थे इनके पास बहुत खेत होता था। ऐसा तो अभी भी हमें देखने को मिलता है। सभी अधिकार दिए जाते थे, इनके पास सारे अधिकार होते थे, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा आता है निम्न वर्ग, यानी कि कृषक वर्ग। यह आपको दिख रहा होगा खेती करते हुए
तो ये किस कृषक वर्ग थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, ये इनकी जो जनसंख्या होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। ये निम्न वर्ग के लोग होते थे। उसके साथ साथ ज़मीनहीन, यानी या तो ज़मीन नहीं थी या तो किराए पर रहते थे, किराए पर ज़मीन भी लेते थे, ठीक है। लोगों के यहाँ काम करते थे, लोगों के खेतों में काम करते थे। चौथा, किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए जाते थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं होता भाई, जो जैसा कर रहा है वो उनको सहन करना पड़ता था, ठीक है। यानी यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था मध्य वर्ग, ठीक है। 19वीं सदी के बाद, ठीक है, यानी कि 1900 के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया जो था मध्य वर्ग, जिसमें टीचर आते हैं, ठीक है, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, यानी कि सेवा देने वाले लोग आते हैं। देखो जैसे ये आपका क्या हो गया, डॉक्टर, ये शिक्षक, ये वकील हो गए। इस टाइप के जो भी लोग थे ना, ये नए मध्य वर्ग के कैटेगरी में आते हैं। ना तो ये गरीब थे, ना ही ये अमीर थे, ये बीच के लोग थे। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, ठीक है। उसके बाद पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की इन्होंने। ये लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें समान अधिकार चाहिए, जो अधिकार उनको मिल रहा है वही अधिकार हमें मिलना चाहिए, या फिर हमें जो अधिकार मिला वही अधिकार उनको मिलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। यानी कि वो उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा को रखते थे। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, सबकी सहमति से बना हो, ठीक है। सभी लोगों ने मत दिया कि भाई ये बनना चाहिए तो वही बने, ठीक। उसके साथ साथ इस उदारवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, सभी के अंदर फैलने लगी 19वीं शताब्दी, ठीक है, बाद। फिर इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। इसमें एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हो गई, पूंजी के आगमन पर, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। इसी के चलते बाकी चीज़ तो खत्म कर दी गई, लेकिन इस राज्य से तुम दूसरे राज्य में जा रहे हो तो राज्य की एक सीमा पड़ती है, तो उस सीमा से तुम उस सीमा में जाओगे तो तुम्हें कर देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म नहीं हुई, ये चीज़ चलती रही। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया जॉल्बेराइन, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम क्या था, जॉल्बेराइन। ये अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब जॉल्बेराइन क्या था, इसके क्या कार्य थे, क्या इसका कर्तव्य था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन लोग शामिल थे, ठीक है। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया था और यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ठीक है। इसने निम्न कार्य किए थे। वो क्या कार्य का है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला कार्य था, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया था। नंबर 2, मुद्रा मतलब पैसा की संख्या 2 कर दी, जो इससे पहले 30 से ज़्यादा थी। अलग अलग तरह की मुद्रा चलती थी लोगों में, 30 से ज़्यादा थी, उसको घटाकर 2 मुद्रा कर दी सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेपोलियन के समय के केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, जिनके पास पैसे थे ना वही वोट दे सकते थे, ठीक, ये इन्होंने कर दिया। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बन, ये चित्र मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। देखो, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की जो शुरुआत हुई थी ना 1789, ठीक है, 1789 में फ्रांस से शुरू हुई थी, ठीक है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस से शुरू हुई थी, तो ये फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, ठीक है। ये जो क्रांति थी ना, सबसे पहली जो क्रांति है
वो फ्रांसीसी क्रांति है जो 1789 में शुरू हुई थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन होता था। एक राजा है, ठीक है, निरंकुश राजा, जिस जो मन मर्जी आए वो करता था, उसका शासन चलता था। ठीक। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गया था। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला बदलाव क्या हुआ, सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में चली गई। ठीक है, जो राजा चला रहे थे, राजा चला था, उसके हाथ से सत्ता निकाल के लिए अब वो जो शासन था वो नागरिकों के हाथ में आ गया था, वहाँ के लोगों के हाथ में आ गया था। अब वो जिसे चाहे वो उसे बना सकते थे। ठीक है। उसके बाद पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को बल दिया गया था। ठीक है। नया राजध्वज बनाया गया। ठीक है, जैसे हमारे भारत का तिरंगा है ना, वहाँ के लिए भी एक राजध्वज बनाया गया था अलग से। स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई। ठीक है, शहीदों का गुणगान हुआ, जिन्होंने शहीद होकर इस चीज़ को लिए अपना बलिदान दिया, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली गई। ठीक है, भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, सबके लिए कानून समान था। ठीक है, आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, कोई टैक्स नहीं था। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था को लागू की गई। ठीक है, भार और चीज़ों को नापने के लिए एक समान व्यवस्था का निर्माण किया गया और क्षेत्रीय बोलियों को हटा दिया गया और ब्रॉन्ज को राजभाषा बना दिया गया। जो क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती थी ना, उसको हटा दिया गया। अब राजभाषा के रूप में ब्रॉन्ज भाषा को मान्यता दे दी गई और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो पहले स्टेट जनरल हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ किए गए फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव में। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब नेपोलियन कौन था? ये जो आप बंदे को देख रहे हैं ना भाई साहब, ये है नेपोलियन। तो ये नेपोलियन कौन है? ठीक है, ये जो भाई साहब नेपोलियन है, ये कौन था वो मैं आपको बताता हूँ। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 का एक महान सम्राट था। मतलब इस दिन को ये जन्मा था। व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया अपने व्यक्तित्व से। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व क्या होता है, हमारे चरित्र को बताता है कि तो भाई ये बोलते ये भाई लड़का अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाई करता है ना, ये घर के लोगों का बातें सुनता है, घर के काम करता है, तो ये हमारा व्यक्तित्व हुआ। एक दूसरा लड़का है जो पढ़ता नहीं है, घूमता रहता, आवारा है, तो ये उसका व्यक्तित्व हुआ। तो नेपोलियन था जो उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था और उसने बहुत अच्छे कार्य किए। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया वो। बताओ, 24 साल की उम्र में आज के लड़के क्या करते हैं? लफंडर लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, ये वो करते हैं ना, मैं पागल हूँ, आशिक आवारा, ऐसा ये सोच रहती है। बट ये बंदा 24 साल की उम्र में वो सेनापति बन गया, सोचो। ठीक है, फिर उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। जीत दिलाने के बाद उसको बहुत सारा लोगों का प्यार मिला, लोकप्रिय हो गया, हर लोगों के बीच वो प्रिय हो गया। ठीक है, लोकप्रिय मतलब लोगों में वो बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा। ठीक है, उसके साथ उसने फ्रांस में चल रही उथल पुथल का फ़ायदा उठाया और फ्रांस का शासक बन गया। देखो, तुम्हारे घर पे अगर क्लेश चल रहा है ना, तो बाहर से कोई आगे और क्लेश डालेगा, फूट डालेगा, तुम दोनों को ही मरवा देगा और वो खुद वहाँ का मालिक बन जाएगा। यही काम उसने किया। फ्रांस में उथल पुथल चल रही थी, वहाँ गया और अटैक किया और फिर वहाँ का शासक बन गया। ठीक है, नेपोलियन का शासनकाल कितना था? ठीक है, जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया। पहले वहाँ पर क्या था, प्रजातंत्र चल रही थी, तो उसने क्या किया, प्रजातंत्र को फिर हटा दिया और अपना राजतंत्र शुरू कर दिया। फिर
नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, जो चीज़ों को लाना, लेना, देना, उसके लिए जो साधन है उसकी अच्छी प्रगति की गई, अच्छे सड़क बनाए गए। ठीक है, राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। ठीक है, उसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, जबरन भर्ती कर दी गई, लोगों की जबरन भर्ती करता था और अनेक कानून उसने अपने हिसाब से बना दिए, क्योंकि भाई उसने प्रजातंत्र हटाकर अपना राज करना शुरू कर दिया था, है ना। फिर क्या हुआ, 1804 की नेपोलियन संहिता, यानी कि नागरिक संहिता क्या है ये देख सकते हैं। ये जो पेज फटा हुआ मैंने यहाँ पे लगाया है, ये कोड डी नेपोलियन ले ग्रांड, ठीक है, उनकी भाषा में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इसे 1804 में लागू किया गया था। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया भाई। तो जन्म से जो हमें विशेष अधिकार मिलते थे ना उस टाइम पे, उसने भाई ने सब सारे खत्म कर दिए। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया उसने। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या थी, तो पहला क्या था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, उसके साथ साथ सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिली। शहरों में कारीगर के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे काम किए गए। अब आता है एक वर्ड है जागीरदारी। क्या होती है, आपने कभी सुना भी होगा जागीरदारी। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में, कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। तो इसे कहा जाता है जागीरदारी। ठीक है, जो भी आप कुछ कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप सरकार को दोगे। पता है हम कितना देते हैं, जो भी हम कमाते हैं 30% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। मैं देता हूँ। देखो अगर आपकी सैलरी 10 लाख, अभी तो शायद 15 लाख हो गई है, मतलब नया जो कानून बना है, अगर 10 से 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो जितना भी कमाओगे उसका 30% गवर्नमेंट को देना है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसका 30% हुआ, यानी कि 3 लाख देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय धीरे धीरे बदलावों की ओर प्राथमिकता देता है, उसे हम रूढ़िवाद कहते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद क्या था, देख रहे हैं, ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार का दिखा रहा है। ठीक है, इस युद्ध में नेपोलियन की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो 1815 में वाटरलू ने नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। पहले वो रूढ़िवाद से थोड़ा नएपन में आए थे, लेकिन जब वाटरलू ने नेपोलियन पे हमला किया, ठीक है, उसको हराया, तो फिर वहाँ के लोगों ने रूढ़िवाद, पुरानी विचारधारा पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, पारंपरिक संस्था हो, परिवार के को बनाए वो रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए उन सब को ख़त्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वीना समझौता या फिर वीना संधि। एग्जाम में आता है वीना संधि क्या है, वीना संधि कब हुई, किस लिए हुई। ठीक है, वीना संधि नेपोलियन की हार के बाद हुई थी। ठीक है, तो वीना कांग्रेस क्या है आपको दिखना होगा, ये दिख रहा है, ये जो अधिकार हो रहे थे ना, ये सब मिलकर कर रहे हैं भाई साहब लोग यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या था, वीना संधि में क्या था, देखो
1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन सभी ने मिलकर उसको हराया था, ठीक है, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए। ठीक है, एक समझौता, ये जो जगह है ना वियना में इकट्ठा हुआ, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है, जिस जगह हुई थी ना वो उस जगह का नाम था वियना, और वो संधि हुई थी तो उसका नाम बढ़ गया वियना संधि। और उसके अध्यक्ष कौन थे? ड्यूक मेटरनिक थे इसके अध्यक्ष। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे लोगों ने मिलकर जो संधि हुई थी ना उस पर 3 निर्णय लिए गए। वो 3 निर्णय क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला निर्णय क्या था? फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। ठीक है, जो फ्रांस की सीमा थी ना उस पर सीमाओं पर कई सारे राज्य बना दिए गए। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि फ्रांस भविष्य में ना अपना विस्तार नहीं कर पाए। जैसे विस्तार करना चाहेगा वहाँ के लोग उस पर पाबंदी लगाएंगे, भाई नहीं हम नहीं करने देंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, है ना, तो विस्तार नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये की गई, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था। तो जो बुर्बो वंश पहले चला था ना उसको हटा दिया गया था नेपोलियन द्वारा, फिर से उसको बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट, राजतंत्र को जारी रखा गया। ठीक है, राजतंत्र उसको जारी रखा गया। तो ये 3 बदलाव हुए थे मुख्यतः। अगला आता है 1815 की वियना संधि की विशेषता क्या है। तो देखो इसमें पहला चीज तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की फिर से स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। ठीक है, तो रूढ़िवादी जो पुरानी सोच की चीज़ चलती हुई आ रही है उसको ही चलाते रहो। ठीक है ना, तो ये उसका मेन मुद्दा था। नेक्स्ट, फ्रांस ने उस इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ठीक है, नेपोलियन ने जो चीज़ उसको जितवाई थी वो सारी चीज़ उसने खो दिए थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई थी, उसके बाउंड्रियों पर, उसके सीमा स्तर पर, ताकि फ्रांस अपना विस्तार ना कर पाए। यूरोप में क्रांतिकारी, ठीक है देखो यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांति ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया जिनका मुख्य मकसद क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब कोई चीज़ होगी ना तो उसके अंदर ही अंदर उस चीज़ के प्रति लोगों के अंदर ना हीन भावना आ जाती है कि भाई ये सही नहीं है। तो जब सही नहीं है तो सही करने के लिए कुछ लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, ताकि उस पर दबाव डालना चाहते हैं तो कुछ क्रांतिकारी बनते हैं। जैसे हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, सरदार जो हमारे शहीद भगत सिंह हैं वो हो गए। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बिना सोचे, तुम्हें अगर बोल दो, मैं तुमसे ही अगर बोल दूँ कि भाई तुम्हें अपना प्राण त्यागना है इस चीज़ को करने के, करोगे नहीं। आज के लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं बट उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के देश के प्रति अपने जीवन को त्याग दिया। सोचो फिर कितनी बड़ी बात है। तो इनका जो मुख्य मकसद था वो था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना आ जाए, राष्ट्र के प्रति प्रेम, है ना, ये चीज़ बढ़ावा देना। पहला मुख्य काम तो वही था। वियना संधि जो हुई थी इसका विरोध करना, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। देखो फिर आ जाता है 1830 को भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। ये क्या है? देखो 1830 को ना कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। जितनी भी कठिनाई हो सकती है ना इस टाइम में सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब ये क्या थी? देखो कारण क्या था? ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस टाइम पे। जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई, खाना कम है, लोग ज़्यादा हैं तो भुखमरी होगी, है ना। लोग गांव से शहर की ओर रुख करने लग गए। गांव से पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी
तो शहर की ओर जाने लगे। बेरोजगारी में वृद्धि हुई और गरीबी में वृद्धि हुई इस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए 1830 को कठिनाइयों का साल कहा जाता है। इसी साल के दौरान फसल भी बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी, ठीक है। जब एक जगह कोई नुकसान होगा ना, उसका इम्पैक्ट पूरे जगह पड़ता है। आप सोच रहे हो मैं किसान नहीं हूँ, किसान तो कोई दूसरा है, मुझे क्या फ़र्क है, मेरी थोड़ी ना खेत है। अगर उस किसान की फसल बर्बाद हो रही है ना, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उस पर ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा। जो भी खाने के सामान है वो कम हो जाएंगे और उसकी रेट बढ़ जाएगी। तुम्हारे पापा 10 रुपये कमाते हैं, है ना, फिर फसल बर्बाद होने से पहले से भी उतना कमाते थे, बर्बाद होने के बाद भी उतना ही कमा रहे हैं। फसल कम हो गई है, उसका रेट बढ़ गया है, अब बताओ, तो तुम पे भी इम्पैक्ट पड़ा ना, तुम अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं एक जगह नुकसान होता है ना, उसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता ही पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ है। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई साहब सब सड़क पे आ रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन सरकार को ना फिर क्या करना पड़ा, गणतंत्र राज्य की घोषणा करना पड़ी, ठीक है। गणतंत्र राज्य, गणतंत्र के बाद कानून में क्या बदलाव किए गए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये किसका निशान होता है, वोट का, वोट देने का अधिकार हुआ। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त दे दिया कि तुम अपना वोट दे सकते हो, तुम अपना निर्णय दे सकते हो। हमारे देश में उम्र कितनी है, 18 साल, 18 या 18 से अधिक के लोग अपना वोट दे सकते हैं। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, सभी को काम मिलेगा ये बोला गया, ठीक है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, ये जो कारखाने हैं ये लगाए गए, ये बनाए गए ताकि सभी को रोजगार मिल सके। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी, ठीक है। ये सब जब हो गया तो धीरे धीरे रोजगार बनने लगे और धीरे धीरे गरीबी कम होने लगी, ठीक है। अब बात आती है जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। ये जो जर्मनी है, ठीक है, ये जो इटली है, इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताऊंगा। देखो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। देखो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये जर्मनी का एकीकरण है 1866 से 71 के बीच में जो एकीकरण हुआ, ठीक है। देखो 1848 में यूरोपीय सरकार ने, पढ़ाते पढ़ाते ना वो बंद हो गया था, फिर जाके अभी चालू करना पड़ा। देखो 1848 में ना यूरोपीय सरकार ने बहुत सारी कोशिश की कि वो जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वो कर नहीं पाया ऐसा। ये जो देख रहे हैं ना, ये कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो इसको एक करना चाहते थे बट हो नहीं पाया। फिर क्या किया उन्होंने, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, ठीक है। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे हम। जो प्रशा थी ना, उन्होंने क्या कहा कि भाई जर्मनी का एकीकरण हम करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद ये देखने को ये जो है भाई साहब ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, उस समय प्रशा का जो मुख्यमंत्री था ना, ऑटोमन बिस्मार्क था, जिसको जनक भी कहा जाता है। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया, प्रशा ने किया, ठीक है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई 7 वर्ष के दौरान। 1871 में केसर विलियम प्रथम, ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, ये है केसर विलियम प्रथम, ठीक है, को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। भाई जब प्रशा आके उस पर आक्रमण करके जिता के तुम्हें दे रहा है, एकीकरण कर रहा है, तो उससे तुम महान ही बोलोगे, महान बोलोगे, शक्तिशाली बोलोगे, पावरफुल बोलोगे, है ना।
नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्याय व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, पुरानी चीज़ों को हटाकर नई पद्धति पर जोर देना उन्होंने शुरू कर दिया। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। ये देखिए, ठीक है, गिनोगे तो 7 राज्य हैं। 1830 के दशक में ना जिउसेप्पे मैत्सिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखने आ जाता है, ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो बहुविकल्प प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया की पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। ठीक है, एक संधि उन्होंने किया जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। एक संधि हुई, एक कूटनीतिक संधि हुई और उस संधि के चलते उन्होंने उनको फिर उसको क्या कर दिया? हरा दिया। 1861 में इनमें हुए द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। जो इटली का एकीकरण हुआ था ना, 3 लोगों पर विचार करना होगा। कौन कौन है? जिउसेप्पे मैत्सिनी, इसके बारे में प्रश्न आ जाता है। उसके बाद आता है काउंट कैमिलो दे कावूर, इसके बारे में। और उसके बाद सब जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। जिउसेप्पे मैत्सिनी और जिउसेप्पे गैरिबाल्डी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिउसेप्पे मैत्सिनी। ये भाई साहब है जिउसेप्पे मैत्सिनी। ठीक है, तो ये क्या थे? देखो, इनका जो जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय बाद वो कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। ठीक है, 24 साल की उम्र में ही वो क्रांतिकारी बन गए थे और इसके चलते उन्हें देश से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये कौन है? जिउसेप्पे मैत्सिनी। उसके बाद उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेई में यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। एक यंग इटली और एक था यंग यूरोप, इसकी उन्होंने स्थापना की। मैत्सिनी राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। ठीक है ना, वहाँ के जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे और जो मैत्सिनी है ना वो 2 उसने संस्था बनाई। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी ना, वैसे इसने भी 2 बनाई, एक यंग इटली, एक यंग यूरोप। ठीक है, मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध और उसके बाद प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था और मेटरनिक ने उस सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, मेटरनिक उसको सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अब बात करेंगे काउंट कैमिलो द कावूर की। अब देख रहे हैं, ये भाई साहब है काउंट कैमिलो द कावूर। ठीक है, ये है, देखो, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री था। जो सार्डिनिया था ना, पिडमॉन्ट का बड़ा मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, लेकिन फिर भी उसने उसका नेतृत्व किया। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सकता था और इटली का एकीकरण संभव हो सका। जो संधि की गई थी ना, उसी के कारण ये सब हो पाया था। अब यह है जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक है, ये कौन है? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। देखो, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशक्त स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। ठीक है, ये उसके बाद 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हो गए।
और दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब बात करेंगे हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की। तो देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली क्रांतियों, युद्धों और सैन्य अभियानों के फलस्वरूप विकसित हुआ था। इसका उदाहरण जर्मनी और इटली का एकीकरण है। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी क्रांति के परिणाम नहीं हुआ था, बल्कि यह एक क्रमिक विकास के अंततः संभव हुआ था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से भिन्न था। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ था जैसे बाकियों में हुआ, यहाँ पर ऐसे ही हुआ था। देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, यहाँ पर कल कारखाने वगैरह लगने के बाद ना, उसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया था। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश व आयरिश आदि जाति समूह थे जिनकी पहचान निर्जातीय थी। ठीक है, इन जाति समूह में से अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए और उन्होंने अन्य जाति समूह पर अपना धौंस जमाना शुरू कर दिया। 1868 में संसद से राजतंत्र शक्तियों को ले लिया गया था। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इसमें। ठीक है, सर्वप्रथम 1707 उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया, उसको अपने देश में मिलाया और फिर उस पर अपना धौंस जमाने लगे। इसके पश्चात 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रितानी राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हुआ। अब बात आती है बाल्कन समस्या। ठीक है, ये जो बाल्कन समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस और मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इसके अंदर इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना, वो किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने में लगी हुई थी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव के क्षेत्र बन गए और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की बात रखना चाहता था। अब हम बात करेंगे रूपक। ठीक है, मारियान, जर्मेनिया, ये सब जो रूपक थे ना, ये क्या थे? देखो, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे हम रूपक कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश की पहचान भारत माता से होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बनाए गए थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। ठीक है, ये सब देखते हैं, ये रूपक हैं ये सब। राज्य की दृश्य कल्पना, ये क्या होती थी? 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। जैसे भारत का भारत माता है ना, ऐसे ही एक चित्र बना दिए गए और उस देश को उस चित्र से संबंधित रखा गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना सब में विकसित हो पाए, सब उसे कनेक्ट कर पाए। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति या जामा पहनाते हुए जिस नारी रूपक में चुना गया, असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। वो ऐसी एक मनगढ़ंत चीजें हैं जो वास्तविकता में
है ही नहीं। ठीक है, यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास करती थी, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस ने उसे लोकप्रिय ईसाई मारियन का नाम दिया। फ्रांस ने, ये क्या है, ये जर्मेनिया है। ठीक है, जिससे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है, यह है मारियन, यह है जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र के रूपक। विभिन्न प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं। ठीक है, टूटी हुई बेड़ियां, आज़ादी मिलना। ठीक है, बाद छपा वाला कवच यहाँ पर, इसका मतलब होता है जर्मन समुदाय के प्रति शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, इसका मतलब होता है वीरता। ठीक है, तलवार, इसका मतलब होता है मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, तो ये इसका मतलब है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया है। अगर ये आपके मन को समझ में आ गया ना, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।